नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बार बेंडिंग मशीन के डायग्राम में हम आपको समझाने जा रहे हैं। अगर स्पार्टन की मशीन में हम सिंपल डायग्राम फिट करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या वो मशीन चलेगी या नहीं चलेगी, इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो उस सिंपल डायग्राम को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे वो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए और आप दो कॉन्टेक्टर से जो मशीन का पैनल बनाते हैं तो सिंपल वाली मशीन आप आसानी से चालू कर सकें, आसानी से उसका पैनल बना सके। जो उसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है और वो आसानी से बन जाती है। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके दो प्रकार हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आपकी समझ में एक नहीं आए तो दूसरा जरूर आ जाएगा। वैसे तो दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि दोनों सिंपल है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास में कोई फेज है, ठीक है जी, एक लाइन हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टेक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल के जो A2 होते हैं वो देने हैं। तो हम इस लाइन से देंगे तो ये भी फेज है, क्योंकि अगर आप 415 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना कॉन्टेक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल अगर आप 415 वोल्ट की यूज कर रहे हैं तो उसमें एक फेज यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा फेज की हम यहां से वायरिंग करते चलेंगे, क्योंकि एक तो दोनों के A2 में लूप हो जाएगी और एक फेज की हम वायरिंग यहां से करते चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहां से पहले हम सीधा इसमें जो है ना इमरजेंसी ले लेते हैं। यहां पे EMG हमने लिख दिया, इमरजेंसी हम ले लेते हैं। यहां पे इमरजेंसी NC पॉइंट होता है, ये NC होता है इमरजेंसी स्विच। तो इमरजेंसी से जब हम लेंगे तो इसमें से ही हम नीचे दे देते हैं। तो यहां पे हम क्या लेंगे, यहां पे हम इसको डायरेक्ट जो लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का NC। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, NC। तो इसको हम इधर ना लिख के इधर भी लिख सकते हैं, ये NC पॉइंट है। इसके बाद में यहां पे जो हम बटन दबाते हैं फॉरवर्ड का, जहां से मशीन आगे चलती है, वो पुश बटन है, ये ध्यान रखना। तो ये पुश बटन है जिसको हम PB लिख देते हैं। तो इसमें ये जो कॉन्टेक्ट होता है ये क्या होता है, NO। तो ये होता है NO, ठीक है जी। तो इसी से ही हम इसको थोड़ा हम बीच में लिख देते हैं, ये NO है, यहां पे लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि वहां पे थोड़ी वायरिंग और आ जाएगी। इसी से ही हम क्या करते हैं, जो काम पुश बटन करता है फुट स्विच भी करता है वही काम। तो एक NO कॉन्टेक्ट हमारा फुट स्विच में लग जाएगा, तो इनको हम लूप रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुट स्विच। तो FS फुट स्विच हम बोल देते हैं, जो पैर से हम चलाते हैं वो फुट स्विच है। तो इसमें फिर होल्डिंग सप्लाई देने के लिए अभी यहां तक का क्या प्रोग्राम है, जैसे हमने बटन दबाया तो सप्लाई यहां से सिर्फ यहां पे पार हो गई है। तो जितनी देर बटन दबाएंगे उतनी देर सप्लाई पार रहेगी। और इसको हम आगे बढ़ जाते हैं, इसका फिर होल्डिंग सप्लाई हम बाद में समझाएंगे आपको। तो इसमें से हमें आगे क्या प्रोग्राम मिला, यहां पे सिर्फ एक NC जो है वो कॉन्टेक्टर 2 का NC आ गया। और ये हम K1 K2 भी लिख सकते हैं, C1 C2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो नाम देना हमारे हाथ की बात है। हम उसको अगर हम उसको B1 B2 लिख दें, C1 C2 लिख दें या D1 D2 लिख दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन हमें ध्यान रखना है ये कॉन्टेक्टर है। तो कॉन्टेक्टर क्योंकि हम K भी मान लेते हैं C भी मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे K मान लिया है। तो कॉन्टेक्टर 2 के NC पॉइंट में से, कॉन्टेक्टर 2 के NC पॉइंट में से, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग होनी जरूरी है कि अगर इस कॉन्टेक्टर 1 की कॉइल की सप्लाई गई हुई है तो वो NC से होती जाएगी K2 के, जिससे कि अगर वो चल रहा है तो ये ना चले। जब तक ये K2 बंद रहेगा तब तक ही K1 चलेगा। तो यहां पे ये ऑपरेटिंग कॉइल हमने बना दी है और दूसरा फेज इसमें हमने लूप किया हुआ है पहले से ही। तो ये A2 हो गया और ये A1 हो गया। तो A2 और A1 क्या है, ये कॉन्टेक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल है यहां पे। तो ये है ऑपरेटिंग कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल। तो कॉन्टेक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल है ये, ठीक है।
कॉन्टेक्टर के ऊपर का हिस्सा वो पावर डायग्राम में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ आपको कंट्रोल के बारे में समझाना चाहते हैं, क्योंकि डायग्राम जो पावर का है वो लगभग सभी जानते हैं कैसे होता है, एक रिवर्स होता है एक फॉरवर्ड, नहीं तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम हमारा फॉरवर्ड का पूरा हुआ, और इसमें एक कमी जो है वो ये है कि अभी तक हमने पुश बटन दबाया, हमें यहाँ पे लिमिट स्विच के एनसी से होती हुई सप्लाई मिल रही है। तो ये लिमिट स्विच कौन सा है, जो रिवर्स जहां से आती है मशीन, ये रिवर्स वाला लिमिट स्विच है यहाँ पे। तो यहां से हमें सप्लाई पार होती मिली है पुश बटन पे। तो पुश बटन को जैसे हमने यहां से प्रेस किया तो ये सप्लाई जो हमें यहां से इमरजेंसी से होती हुई आ रही है, यहां से यहां टकराई है, और यहां से ये कॉन्टेक्टर 2 अभी बंद है, तो इसके एनसी से होती हुई इसकी ऑपरेटिंग कॉइल पे आ गई और इसको इसने स्टार्ट कर दिया। तो अब जब तक हम पुश बटन दबाए हुए हैं तब तक वो स्टार्ट हो रखा है, और जब हम पुश बटन हटा देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो अब उसको होल्ड कराने के लिए ये सप्लाई हमें यहां से यहां पार होती रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें एक एनओ जो है कॉन्टेक्टर 1 का, इसका जो इस कॉन्टेक्टर का ये जो K1 है, इस कॉन्टेक्टर का जो एनओ पॉइंट है वो हमें यूज करना पड़ेगा और उसको लूप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सप्लाई जब हमने पुश बटन एक बार दबाया तो ये सप्लाई यहाँ पार हो गई, और पार हो गई जैसे ये ऑन होगा तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से इसको मिलने लगेगी। फिर हम पुश बटन को हटा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं जब तक हम इसे यहाँ से बंद ना करें, क्योंकि सप्लाई अगर यहाँ की बंद होगी वो सिर्फ यहाँ से होगी, इस लिमिट स्विच से या फिर इमरजेंसी से। तो ये प्रोग्राम अब पूरा हुआ यहाँ का। तो इसमें ध्यान रखिए ये पुश बटन है, ये फुट स्विच है, और ये कॉन्टेक्टर 1 का एनओ है। तो इसमें एनओ हम लिख देते हैं, और ये फुट स्विच भी एनओ रहता है, ये भी एनओ रहता है, और ये पुश बटन भी एनओ रहता है। इसमें सारे प्रोग्राम ये तीनों एनओ रहते हैं। अब इस ये हो गया फॉरवर्ड का प्रोग्राम पूरा। तो ये क्योंकि फॉरवर्ड चलता है तो ये फॉरवर्ड का प्रोग्राम हो गया। इससे आगे बढ़ते हम चलेंगे, यहां से फिर हम ले लेंगे ये सप्लाई, हमें जो लिमिट स्विच उसका होम पोजीशन का जहां मशीन आके रुकती है उसका एनसी यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं लिमिट स्विच, और ये होम पोजीशन जहां मशीन आके रुकी हुई रहती है वहां का ये लिमिट स्विच है। और उसके जस्ट बाद में ही हम आपको इसमें बता देते हैं कि ये होल्ड कराने के लिए, या अभी हम इसको होल्ड नहीं कराएंगे तो इसमें हम एक पुश बटन दे देते हैं। इसमें यहां पे हमने एक पुश बटन लगा दिया, ये इसको हम पी भी लिख देते हैं, और ये रिवर्स का हो गया, ये रिवर्स का पुश बटन हो गया, या रिवर्स में RVS वैसे ही लिख देते हैं हम। तो रिवर्स जहां से हम पीछे चलाएंगे मशीन को, तो ये हो गया। और इसी से ही ये यहां पे लूप रहता है, पुश बटन ही समझो लूप रहता है यहां पे। ये लिमिट स्विच है जो जहां से मशीन वापस आती है रिटर्न। तो ये इसका एनओ पॉइंट है और ये इसका एनसी पॉइंट है। तो हमने ये यहाँ पे इसमें एनसी इधर लिखा हुआ है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं। तो एनसी ये वाला पॉइंट हो गया जो इधर है, और एनओ ये वाला पॉइंट हो गया, ये एनओ हो गया। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। यहां पे जो पॉइंट है वो एनओ है, ये वाला पॉइंट जो है ये एनओ है, ये एनसी। तो अभी प्रोग्राम क्या है कि जैसे ही लिमिट स्विच ये यहां से कटा और ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिट स्विच अगर एक को काटता है तो दूसरे को जोड़ता है, तो इसने ये जो सप्लाई होम पोजीशन से आती हुई यहां पे इसको टकराएगी, तो ये सप्लाई यहां पे आ जाएगी, और यहां से इसमें सिर्फ एक प्रोग्राम रहेगा, ये एनसी रहेगा कॉन्टेक्टर 1 का। यहां हमने कॉन्टेक्टर 2 का एनसी यूज किया था, क्योंकि 1 के लिए हमें कॉन्टेक्टर 2 का एनसी यूज करना है और कॉन्टेक्टर 2 के लिए हमें कॉन्टेक्टर 1 का एनसी यूज करना है, तभी उनकी इंटरलॉकिंग हो पाएगी, जिससे कि एक चले तो दूसरा बंद रहे। अब इसमें बाकी कोई प्रोग्राम नहीं करना, इसमें सीधा ये ऑपरेटिंग कॉइल पे चला जाएगा।
तो ये A2 और ये A1 और ये K2। तो ये कॉन्टेक्टर 2 की ऑपरेटिंग कॉइल है, ये भी ऑपरेटिंग कॉइल है। और ये क्योंकि हमने यहाँ पे 415 वोल्ट का प्रोग्राम लिया है तो इस दोनों में फेज जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें 220 वोल्ट का प्रोग्राम रहता है तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर न्यूट्रल है तो 220 वोल्ट का प्रोग्राम रहता है। तो अगर ऑपरेटिंग कॉइल 220 वोल्ट की है तो हम न्यूट्रल लेंगे, और 415 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल है तो हम यहाँ पे फेज लेंगे। तो अभी इसका प्रोग्राम देखो कि जैसे ही हमने या तो रिवर्स का पुश बटन दबाया या फिर ये लिमिट स्विच ने इसको NO को प्रेस किया, तो ये सप्लाई यहां से लिमिट स्विच के होम पोजीशन के ये भी NC पॉइंट है, यहाँ पे जो होम पोजीशन का है ये भी NC है, इससे होती हुई सप्लाई यहां इसमें ऑपरेटिंग कॉइल तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग कॉइल जब ऑपरेट हो जाएगी तो तभी तक ऑपरेट रहेगी जब तक या तो ये लिमिट स्विच दबा रहेगा या ये पुश बटन दबा रहेगा। अब इसको होल्डिंग सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम NO बना देंगे। यहाँ पे ये हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और पुश बटन ये यहाँ पे इसको NO ये बन गया है यहाँ पे NO। और ये कौन किसका NO है, K1 का, कॉन्टेक्टर 1 का NO, क्योंकि कॉन्टेक्टर 1 जब ऑपरेट होगा तो वो होल्ड करने के लिए सप्लाई यहां से लेता रहेगा। एक बार सिर्फ ये पुश बटन इसको दबाएगा या फिर ये NO इसका लिमिट स्विच का दबेगा तो यहां से जो सप्लाई ये पार होके यहां तक पहुंचेगी, तो वो सप्लाई इसके पुश बटन के हटने के बाद या इस NO पुश बटन के लिमिट स्विच के हटने के बाद में यहां से ली जाएगी। ये जो NO पॉइंट है यहां से ली जाएगी, और ये कब तक सप्लाई देता रहेगा, जब तक कि ये लिमिट स्विच यहां से बंद ना हो जाए तब तक ये सप्लाई देता रहेगा इसको K2 को। तो अब इसका प्रोग्राम पूरा हुआ। अब हम दूसरे का भी प्रोग्राम आपको समझा देते हैं, अगर आपको ये समझ में ना आए। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। आपके मन में सवाल आएगा कि इसमें हम ऑटो मैनुअल का कहां पे प्रोग्राम देंगे। ऑटो मैनुअल का इसमें हमने कहीं समझाया नहीं है। तो ऑटो मैनुअल का काम आप समझो क्या है कि ऑटो मैनुअल का काम है होल्डिंग सप्लाई को रोकना। तो होल्डिंग सप्लाई को रोकने के अलावा ऑटो मैनुअल का और कोई काम नहीं होता है। अगर होल्डिंग सप्लाई हमने काट दी है तो सिर्फ वो जितनी देर हम पुश बटन दबाएंगे उतनी ही देर चलेगा, क्योंकि जब तक हमने ये होल्डिंग का प्रोग्राम नहीं दिया था तो वो उतनी देर का ही प्रोग्राम था जितनी देर हमने ये बटन दबाया हुआ उतनी देर चले, चाहे वो रिवर्स का हो या फॉरवर्ड का हो। तो अब हमें यही देखना है कि हमें कहाँ से देना है। तो इसके जो हमें होल्डिंग सप्लाई है वो दूसरे कॉन्टेक्टर की यहाँ पे है और पहले कॉन्टेक्टर की होल्डिंग सप्लाई यहाँ पे है। तो हमें सिर्फ उसी को ब्रेक करनी होती है। जस्ट यहाँ पे हमने ये इसी को ब्रेक करना होता है हमें, और यहाँ से इसको ब्रेक करना होता है। ये समझने की एक बात है बस, बाकी वायरिंग में आप अपने हिसाब से करोगे कि कहाँ से ब्रेक करोगे, लेकिन सिर्फ होल्डिंग सप्लाई को हमें ब्रेक करना होता है। तो यहाँ से हम 2 तार यहाँ से ले लेंगे और 2 तार हम यहाँ से ले लेंगे। ये 2 तार आप ऑटो मैनुअल स्विच में ले जाओगे तो उसमें अगर ये वाला प्रोग्राम आप रखते हो तो ये 2 तार आपको 2 कॉन्टैक्ट में जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप 2 कॉन्टैक्ट में जोड़ोगे, एक NO लोगे और एक NC लोगे, तो तब जाके ये ऑटो मैनुअल आपका काम करेगा। तो एक में जो 2 तार हैं ये ऑटो मैनुअल के NC में जुड़ जाएंगे और एक NO में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक टाइम में एक को काटता है तो एक को जोड़ता है, इसलिए एक NO एक NC यूज करना पड़ेगा। अगर आप इससे भी सिंपल देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरी तरीके का क्या कर सकते हैं कि आप यहां से ये इमरजेंसी होता हुआ ये NC हो गया इमरजेंसी का, एक सप्लाई हम यहां से ये ले लेते हैं सीधी, और इमरजेंसी से ही एक सप्लाई ये ले लेते हैं सीधी। तो इसमें 2 तरह की सप्लाई लेंगे हम। तो दूसरी किस तरह की है और पहली किस तरह की है। तो एक सप्लाई तो डायरेक्ट हो गई और एक हो गई होल्डिंग सप्लाई। होल्डिंग सप्लाई किस तरह की होगी, यहां पे हम बीच में एक ऑटो मैनुअल स्विच लगा देंगे। तो इस स्विच का नाम ऑटो मैनुअल हो गया। ऑटो मैनुअल स्विच लगा देंगे यहां पे। तो अब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है।
तो यहाँ से हम इसको पार करके ही दिखा देते हैं आपको, जिससे कि सही समझ में आ जाए। तो अब प्रोसेस वही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम पुश बटन दे देते हैं। ये पुश बटन दे दिया हमने। अब ये पुश बटन देने के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें पुश बटन के जस्ट यहीं पे ही हम जो प्रोग्राम था फुट स्विच का वो भी सेम ही रखेंगे। ये आपका फुट स्विच है, फुट स्विच का प्रोग्राम भी सेम रखेंगे। तो अब जो बारी आई है वो लिमिट स्विच की आई है। तो ये लिमिट स्विच हो गया। लिमिट स्विच ये है रिवर्स का लिमिट स्विच। और ये भी ध्यान रखें ये एनसी है और ये एनओ है। पुश बटन ये भी एनओ है। तो अब हमें यहाँ तक ये प्रोग्राम हो गया इसका इमरजेंसी से डायरेक्ट। और ऑटो मैनुअल से हम क्या देंगे, ऑटो मैनुअल से हम जस्ट यहाँ से ले लेंगे जो हमने इसके साथ यहाँ पे दिखाया था, ये हमने दिखाया था यहाँ पे। तो ये जो K1 का एनओ है, K1 का जो एनओ है ये, इसको हम ले लेंगे यहाँ से ऑटो मैनुअल के बाद, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ इसमें यहाँ पे हमें सिर्फ इसमें एक ही स्विच, या तो आप एनओ यूज कर लो चाहे एनसी यूज कर लो, इसमें डबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक ही यूज हो जाएगा और इसी से हमारा ऑटो मैनुअल यूज हो जाएगा सारा। तो इसमें एक सप्लाई है हमारी होल्डिंग सप्लाई हो गई, इसी को हम K2 में देंगे, इसी को हमने K1 में दिया है। अब इसके बाद में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि यहाँ के बाद में कहाँ पे जाएगी वो, यहाँ के बाद में ये सीधा चला गया K2 के NC में, और उसके बाद में ये K1 के ऑपरेटिंग कॉइल में। तो ये K1 है और ये A2 है और ये A1 है और ये ऑपरेटिंग कॉइल है। अब इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये अगर हमने ऑटो मैनुअल को बंद किया हुआ है, यानी इसमें संपर्क यहाँ पे सप्लाई नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम जितनी देर बटन दबाएंगे उतनी देर ये सप्लाई यहाँ से पार होती हुई, यहाँ से पार होती है एनसी से लिमिट स्विच के, और इसमें से पार होती K2 के NC में से, कॉन्टेक्टर 2 के NC से पार होती हुई इसको ऑपरेट करेगी। ये कितनी देर ऑपरेट करेगी, जितनी देर या तो ये लिमिट स्विच लगा हुआ है यहाँ तक, या फिर हमने जितनी देर ये पुश बटन, मतलब लिमिट स्विच तो लगना चाहिए ही, लेकिन जितनी देर हम इसको प्रेस करके रखेंगे फुट स्विच या पुश बटन को, उतनी देर तक ये चलेगा जब तक कि ये लिमिट स्विच कटा हुआ नहीं है। ये कट जाएगा तो भी ये बंद हो जाएगा। तो ये अगर हमने पुश बटन दबा के छोड़ दिया तो यहाँ पे ये अपने आप नहीं चलेगी, क्योंकि हमने ऑटो मैनुअल बंद किया हुआ है। तो जब हम ऑटो मैनुअल स्विच का प्रोग्राम यहाँ पे जोड़े रखेंगे, तो हम जैसे ही बटन यहाँ से दबाएंगे तो ये सप्लाई पहले यहाँ से मिलेगी, उसके बाद में ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका दूसरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अब इसका ये तो हो गया फॉरवर्ड का, ये फॉरवर्ड का प्रोग्राम हो गया। तो ये होल्डिंग सप्लाई हमने अलग से दिखाई है, तो ऑटो मैनुअल में आपको ये स्विच हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम भी फिर ऐसे ही ले लेते हैं हम। तो उसमें आप सबसे पहले ये पुश बटन लोगे, यहाँ पे ये पुश बटन हो गया। तो ये रिवर्स का पुश बटन हो गया जो हम रिवर्स के लिए यूज करेंगे। और यही प्रोग्राम अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जैसा यहाँ पे हमारा लिमिट स्विच है, तो लिमिट स्विच का एनसी तो हमने यूज कर लिया, अब हमें इसका एनओ यूज करना है। वो एनओ भी हम यहीं से यूज करेंगे, यहीं से इसमें से मिलाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। तो इसमें ये हमने यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम ये आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने पुश बटन यहाँ पे दिया, ये पुश बटन हमने यहाँ पे दे दिया। अब पुश बटन और ये दोनों मैच कर जाएंगे, तो इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें इसकी सीध में रखना है ये। तो इसका पुश बटन जो है
या तो आप ऐसे ले लो, ये पुश बटन है यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे कि आप या तो ये चलाएं या पुश बटन चलाएं। तो या तो ये चले या फिर ये चले, तो ये सप्लाई यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, हम इसको यहाँ से भी दिखा सकते थे, तो हमने यहाँ से भी सप्लाई देके दिखा दी कि चाहे तो आपकी सप्लाई ये यहाँ से होती हुई इसमें लूप हो गई हो या यहाँ से होती हुई इसमें लूप हो गई हो, तो इसमें से कोई सा एक हम मिटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो सेम ही प्रोग्राम है। तो हमने सप्लाई आपको दिखाई है कि वो सप्लाई यहाँ से आई है। तो अभी ये प्रोग्राम हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद में ये आपका जो लिमिट स्विच है होम पोजीशन वाला, उसके एनसी से होती हुई और फिर K1 के एनसी से होती हुई, K1 का ये एनसी है और होम पोजीशन का भी एनसी है, और तब जाके ये आपके K2 में चली जाएगी। ये K2 है, ये A1 और ये A2 और ये ऑपरेटिंग कॉइल है। तो अब ये समझ लो कि इसमें जैसे ये इसको दबाएगा तो यहाँ से सप्लाई लेगा ये, और यहाँ से सप्लाई जब तक ही देगा जब तक ये लिमिट स्विच होम पोजीशन का जो है वहाँ से जब तक वो ना कटे तब तक उसमें से पार होती है सप्लाई जाएगी K1 के एनसी से, इसके एनसी से जाएगी। और अभी तक ये होल्डिंग सप्लाई इसको नहीं मिली है, तो वो होल्डिंग सप्लाई हमें कहाँ से देनी है? वो होल्डिंग सप्लाई ऑटो मैनुअल के स्विच से, जैसे हमने K1 लगाया है तो ऑटो मैनुअल के स्विच से ही यहाँ पे जस्ट हम K2 लगा देंगे। तो ये K2 का NO पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इसको हम कहाँ पे देंगे? इसके कॉन्टेक्टर जो हमारा पुश बटन है, ये पुश बटन है, यहाँ पे पुश बटन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये पुश बटन है और ये लिमिट स्विच का NO है, लिमिट का ये NO है रिवर्स वाले का, ये लिमिट स्विच का रिवर्स वाले का NO है। और यहां से फिर हम ये होल्डिंग सप्लाई हमने यहां से लेते हुए इसमें यहां पे जोड़ दी है। ये इसको हम यहां पे नहीं जोड़ेंगे, होल्डिंग सप्लाई हम पुश बटन के बाद जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये सप्लाई यहां से काट दी तो जब तक हम पुश बटन को दबाएंगे तभी तक ये चलेगी, नहीं तो बंद रहेगी। तो अब इसका ये प्रोग्राम आपकी समझ में जरूर आया होगा कि इसमें ऑटो मैनुअल का स्विच हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो ऑटो मैनुअल का स्विच आपको इस तरीके से आसान लगा होगा, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ये भी एकदम 100% वर्किंग फार्मूला है। और इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा था, स्पार्टन मशीन में अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो वो इसमें कैसे वर्क करेगा? उसमें ये वर्क करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, हमें मोटर में ब्रेक लगाने पड़ेंगे अलग से। तो उसके बारे में भी मैं वही बता देता हूं आपको। तो अगर स्पार्टन की मशीन में ये जैसा ये कोई मोटर है, या फिर इसको मोटर को हम थोड़ा ऐसे बना सकते हैं कि अगर मोटर की ये पुल्ली है इसमें और ये मोटर की शाफ्ट है और इस तरीके का कोई मोटर है जिसमें ये स्लॉट हो गए और इसी तरह का ये मोटर, ये शाफ्ट हो गई इसकी। तो इसमें क्या हो ना, नीचे जो है ना एक जो है ना ब्रेक की प्लेट अलग से लगती है जिसमें बोल्ट रहते हैं 3, वो अलग से लगती है। उसमें कॉइल रहती है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में रहती है उसके पीछे कॉइल लगी रहती है। तो उस कॉइल में एक तो ऐसी रहती है जिसमें अलग अलग तरीके की, इस तरह की भी, ये यहाँ पे 3 है, फिर ये 3 हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो गई कॉइल। तो एक तो 9 कॉइल वाली होती है प्लेट जिसमें हम कनेक्शन देते हैं, और एक 6 वाली होती है, और एक सिंपल वाली जो उसकी
एक ही वाइंडिंग उसके अंदर रहती है, इस पूरे स्लॉट में एक ही वाइंडिंग रहती है और इसमें से ही सिर्फ 2 तार बाहर निकले रहते हैं, या 2 तार, हाँ, क्योंकि इसमें हमें डीसी देना होता है रेक्टिफायर लगा के, और इसमें हमें डायरेक्ट 3 फेज देने होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो 2 तार निकले रहते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, इनका 3 में से एक एक तार पकड़ के उसको हम लूप कर देते हैं। जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, इसको लूप कर दिया और 3 फेज इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, R, Y, B, और तीनों में यही कंडीशन रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब 3 फेज इसमें जाते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि ये 220 वोल्ट की कॉइल होनी चाहिए। ये कॉइल एक 220 वोल्ट की रहेगी। तब हम 3 फेज जब हम इसमें देंगे सीरीज में, तो R इसमें चला गया, Y इसमें चला गया और B इसमें चला गया, तो ये सीरीज बन के इसमें 220 वोल्ट ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 415 पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये होगा। तो ये मोटर के नीचे अगर इस तरह की है तो वो जो फार्मूला भी हमने समझाया है तो वो इस पे वर्क करेगा। अगर ये मोटर स्पार्टन की मशीन में लगा हुआ है तो, अगर ये मोटर इस तरह का ब्रेक वाला नहीं लगा हुआ है तो उसमें ब्रेक नहीं लगेगा और वो रिंग बना देगी, आपके एल मोड़ देगी, जैकल नहीं लगा पाएगी। जैकल में आपको उसमें चोट लगने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो उसमें अगर बिना मोटर का ब्रेक आप लगाएंगे तो बिना ब्रेक का मोटर आप लगाएंगे तो वो उसमें दिक्कत करेगा, उस पैटर्न में नहीं चल पाए। क्योंकि उसके मोटर में जैसे हमने समझाया, इसमें कोई अलग से, थोड़ा इसको बड़ा करके ही दिखा देते हैं। मान लो कि ये एक मोटर है, ये तो ये अगर स्पार्टन का मोटर है तो इसमें क्या है ना, इसमें जो अंदर की वाइंडिंग रहती है, इसमें मान लो इसमें से 3 कनेक्शन ये निकल गए हमारे। इस 3 कनेक्शन में से क्या होता है ना, हमारे 60 वोल्ट ये एसी से डीसी में कन्वर्ट होके, 60 वोल्ट एसी से डीसी से कन्वर्ट होके कोई सी 2 वाइंडिंग में जाता है ये करंट। तो कोई या तो इसमें पहुंचा दो या इसमें पहुंचा दो, कोई सी 2 इसकी वाइंडिंग में 60 वोल्ट हमारे डीसी जाते हैं। तब जाके वो इसकी शाफ्ट को, इसके रोटर को एकदम खड़ा कर देते हैं, चलने नहीं देते। इसमें नीचे कोई ऐसा ब्रेक नहीं रहता है, तो ये इस डीसी वोल्टेज से रोका जाता है। तो स्पार्टन का प्रोग्राम ये वाला रहता है, तो इसलिए स्पार्टन में वो काम नहीं करेगा अगर आपने वो फार्मूला जो हमने इस पे समझाया है आपको डायग्राम, अगर वो इसमें करेगा, आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने का। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कंस्ट्रक्शन साइड से जुड़ी हुई वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी, स्पेशल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।